नमस्कार। इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 2026 की जो थीम भारत ने रखी है वो है बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत वर्ष भर विभिन्न मंत्री स्तरीय और कार्य समूह बैठकों की मेजबानी कर रहा है। आपको बताएं कि उड़ीसा में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के बात हुई, दिल्ली में आज से जो बैठक शुरू हो रही है वो अर्बनाइजेशन को लेकर के है, काशी में कल्चर पर बातचीत हुई। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स देशों के उस कृषि ताकत की जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा की दिशा तय कर सकती है। ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक समूह नहीं रहे बल्कि वैश्विक कृषि और खाद्य आपूर्ति का भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, खाद्य महंगाई और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने हैं, ब्रिक्स देशों की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कृषि मंत्रियों की बैठक में जो कि इंदौर में हो रही है, उसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल एग्रीकल्चर, खाद्य भंडारण, उर्वरक सहयोग और कृषि व्यापार को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो क्या ब्रिक्स आने वाले वर्षों में वैश्विक कृषि व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है? क्या खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर यह समूह दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाज बन सकता है? इन्हीं सवालों पर चर्चा आज के इस विशेष कार्यक्रम में होगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक से पहले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा का विषय सबसे प्रमुख एजेंडे के रूप में उभरा है। खाद्य सुरक्षा केवल पर्याप्त अनाज उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि हर व्यक्ति को हर समय सुरक्षित, पौष्टिक और सुलभ भोजन उपलब्ध हो। लेकिन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा वैश्विक संघर्षों और व्यापारिक अनिश्चितताओं ने खाद्यान्न आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। ऐसे में ब्रिक्स देशों का महत्व और बढ़ जाता है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की लगभग 42% कृषि योग्य भूमि है, जबकि विश्व के करीब 68% छोटे और सीमांत किसान इन्हीं देशों में रहते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में भी इनकी हिस्सेदारी लगभग 45% है। यही कारण है कि इंदौर में हो रही यह बैठक केवल सदस्य देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। The agriculture is very pivotal for the food, the importance of the health of the nation. And after the health, you talk about the wealth, because we also trade on commodities such as grains, such as fruit, such as animal products, meat and other things. So we are here discussing as these big countries in the global south that are now challenging those other countries in the West in terms of how do we make sure that the agenda of the developing countries, the South-South collaborations, make an impact and a voice in the global space. भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में खाद्य सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखा जा रहा है। भारत का मानना है कि खाद्य सुरक्षा का समाधान केवल उत्पादन बढ़ाने में नहीं, बल्कि कृषि को टिकाऊ, तकनीक संचालित और किसान केंद्रित बनाने में है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देश के प्रतिनिधि भारत में छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त करने के लिए किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए कहते हैं कि ये प्रयास अन्य देशों के लिए भी अपनाने योग्य है। India is a good example of how small scale farmers are doing well. There are a lot of farmers, they plant, cultivate and are doing very well in terms of organic products, and they certainly will contribute not only in this area, in several other areas, but especially on that, because they have a very good care about their producers. Is a kind of example for all the world. इंदौर में ही ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक 12 और 13 जून को होगी। गंभीर मुद्दों पर मंथन के दौरान विदेशी मेहमानों को भारत की हथकरघा, कला और संस्कृति से भी रूबरू करवाया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया की लगभग
59% आबादी इन ब्रिक्स देशों में ही रहती है। वैश्विक कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो 33% हिस्सा इन्हीं देशों के पास है, जबकि दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन में इनका जो योगदान है वो 42% है। इतना ही नहीं, जो दुनिया के मीठे जल है उन संसाधनों पर लगभग 39% हिस्सा इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए सदस्य इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं और अब इस समूह की कृषि क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। भारत और चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल है। ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पर सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वह कृषि निर्यात का वैश्विक केंद्र है। भारत भी इस मंच पर मिलेट्स, प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक और डिजिटल कृषि जैसे अपने सफल अनुभव साझा कर रहा है। उद्देश्य साफ है, किसानों की आय को बढ़ाया जाए, कृषि को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाया जाए और दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि पूर्व कृषि सचिव रहे हैं। सिराज हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और प्रोफेसर अभिजीत दास, जो कि फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पर। सिराज हुसैन साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। इस वक्त वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है इंदौर में। कल मिनिस्ट्रियल 2 दिनों के लिए मिनिस्ट्रियल शुरू होने जा रही है। वो कौन से बड़े समाधान हैं जो ब्रिक्स के जरिए पूरी दुनिया के सामने जो इस वक्त चुनौतियां हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर के, वो ब्रिक्स की इस बैठक से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं सर? देखिए, ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें 2 तरह के कंट्रीज हैं। एक तो वो हैं जो बहुत एग्रीकल्चरली सरप्लस हैं, मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उनका एवरेज फार्म साइज बहुत ज़्यादा है, 1500 हेक्टेयर, इंडिया का 1 हेक्टेयर। दूसरे वो कंट्रीज हैं जो बहुत फूड इनसिक्योर हैं, मिसाल के तौर पे इथियोपिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इन दोनों कंट्रीज में आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बातचीत करने के लिए ब्रिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बातचीत हो सकती है कि इंडिया और चाइना खास तौर से ऐसे कौन सी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जो इन फूड इनसिक्योर कंट्रीज को प्रोवाइड कर सकती हैं। देखिए, कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया खुद ही इंपोर्ट करता है, मिसाल के तौर पे हम अफ्रीका से पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कई कमोडिटीज ऐसी हैं जो हम इन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे नॉन बासमती राइस और कुछ सब्जियां वगैरह। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपस में एक दूसरे को ट्रेड रिलेशंस में लाने की। प्रोफेसर अभिजीत दास, पहला रिएक्शन आपका। इस वक्त हम देखें तो पूरा का पूरा जो फॉरेन ट्रेड है बिल्कुल फ्रैगमेंटेड दिखाई देता है। विश्वास की बहुत बड़ी कमी नजर आती है। चूंकि आप WTO मामलों के शायद सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ हैं और उसके लिए आपका धन्यवाद। WTO की कोई सुन नहीं रहा है और ऐसे में जो ये विसंगतियां हैं कृषि क्षेत्र में, किस तरह से आपको लगता है कि ब्रिक्स के मंच से ये कुछ समाधान निकल सकता है और कुछ अल्टरनेटिव हैं क्या कि बाकी सब लोग भाई सहमति के साथ काम करें? खाद्य सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी असहमति है आपसे कि WTO को कोई सुन नहीं रहा है। बस एकमात्र देश है अमेरिका जो WTO की बातें नहीं सुन रहा है, WTO के मेंबर देशों की बातें नहीं सुन रहा है। बाकी जितने तमाम देश हैं WTO में, वो सब WTO के नियम कानून कायदे के सहमत अपने कार्य कर रहे हैं। और जहां तक बात आया ब्रिक्स देशों का, यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जब दोहा राउंड की निगोशिएशंस चल रही थी विश्व व्यापार संगठन में, तो 2003 से 2008 तक भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन चारों देशों ने हाथ मिलाया और एक कोएलिशन इन लोगों ने बनाया जिसको G20 कहते हैं। और इस कोएलिशन ने निगोशिएटिंग डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल दिया। यह आशंका हो रही थी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कृषि क्षेत्र के नए कानून बनाएंगे अपने हित में। ये G20 कोएलिशन ने बिल्कुल ही प्लेइंग फील्ड को बदल दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश G20 अपनी उनकी ऑब्जेक्टिव्स थे एसिमेट्रिक पावर डायनेमिक्स की वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि विकसित देश निगोशिएटिंग टेबल से भाग गए। तो यहां जो
हमें सीख लेनी चाहिए कि जब ब्रिक्स देश इकट्ठा हाथ मिला सकते हैं या जब इकट्ठा कार्य करते हैं डब्ल्यूटीओ में, तब कोई भी बड़ा शक्तिशाली देश क्यों न हो, अमेरिका क्यों न हो या यूरोपियन यूनियन क्यों न हो, विकासशील देश अपनी बात जोर से डंके की चोट पे कह सकते हैं और नए कानून बना सकते हैं अपने हित में। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूटीओ के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बशर्ते कि इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया ये हाथ मिलाएं, जो आपसी कुछ मतभेद हो उनको दरकिनार करके कॉमन पोजीशंस अडॉप्ट करें। फिर कोई संशय नहीं है मेरे मन में कि जो विकासशील देश की जो इंटरेस्ट है उसकी सुरक्षा हो सकेगी, जिसकी भारत भी अगुवाई कर रहा है। प्रोफेसर साहब धन्यवाद इस इनिशियल कमेंट के लिए। श्वेता सैनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फाउंडर और सीईओ आर्कस पॉलिसी रिसर्च। श्वेता, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे पहला सवाल यही कि ये सामान्य समय नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया खाद्य सुरक्षा से जूझ रही है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड, ये तीनों ही मोर्चों पर जो कीमतें हैं उस पर लगातार दबाव है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सारे के सारे देश अपना रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो कि भारत कर रहा है, कितनी उम्मीद की जाए, खासतौर पर केवल हम एग्रीकल्चर पर फोकस करें तो? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एंड प्रोफेसर अभिजीत दास जी ने भी जैसे बताया, एक बड़ी पिक्चर है जहाँ पे ये वाली जैसे ब्रिक्स जैसी मीटिंग हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और एक एसओएस आज की डेट में जो हम रिस्क से जूझ रहे हैं उसके लिए ये मीटिंग मायने रखती है। उसमें आपने सही कहा है, फर्टिलाइजर का रिस्क है, क्लाइमेट चेंज का रिस्क है, एल नीनो का साल है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये मीटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय पे आ रही है। ऑल्सो बिकॉज हम एल नीनो में जा रहे हैं और लगातार फर्टिलाइजर के प्राइसेस फॉर एग्जांपल चाइना के तौर पे भी एक अनसर्टेनिटी बनी रही है, और इस दौरान अगर हम सारे एक ही टेबल पे बैठ सकें, सो जब तक हम बड़ी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हम एसओएस चीज़ों को भी आज की डेट में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये हमारा देश लेके आएगा इन चीज़ों को, एंड हमें विश्वास है कि ज़रूर एक सोल्यूशन निकलेगा इन मीटिंग से। चलिए अब हम इस प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जो मध्य प्रदेश में जो इंदौर में चल रही है कृषि कार्य समूह, उसका थोड़ा सा रुख करते हैं। आज तीसरा और अंतिम दिन है इस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज नई दिल्ली में भी अर्बनाइजेशन को लेकर के एक बैठक की शुरुआत होने जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के उड़ीसा में बैठक हो चुकी है और संस्कृति को लेकर के आपके वाराणसी में एक बड़ी बैठक हो चुकी है। जिस तरह से G20 के जरिए हमने भारत की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में उन सभी लक्ष्यों की बात करें जिस पर भारत इस वक्त फोकस कर रहा है, और खासतौर पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पूरी दुनिया का, उसके ऊपर। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने दूरदर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भारत की अध्यक्षता में रखे गए विषयों पर गंभीर मंथन कर रहे हैं और इनको ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अजीत कुमार साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, संयुक्त सचिव हैं कृषि मंत्रालय में। क्या महत्वपूर्ण विषय है जिस पर फोकस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? जैसे क्लाइमेट चेंज का है, मार्केट एक्सेस का है, और हमारे कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने का है, एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयर करने का है, कैपेसिटी बिल्डिंग का है। तो इन सभी मुद्दों पर हम कैसे स्मॉल होल्डर फार्मर्स को और कैसे हम वुमेन को और यूथ को एग्रीकल्चर में हम सपोर्ट करें और किस तरह के पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लाए जाने चाहिए, और उस पर कॉमन नैरेटिव क्या है ब्रिक्स कंट्रीज़ का, तो इन मुद्दों पर चर्चा होती है और उस पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। काफ़ी मसलों पर जो है आम सहमति बनी है। स्मार्ट कृषि पर एक बड़ा फोकस है, डेलीगेट से भी हम जब बात करें वो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इंडिया का क्या स्टैंड इसको लेकर? देखिए, हमने फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ताकि जो है आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं अभी से आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आएंगी, तो ये खाद्य सुरक्षा सबकी सुनिश्चित हो, सबके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसको ध्यान में रखते हुए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और जिससे कि यूथ के इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े और स्पेशली जो लोग महिलाओं को स्पेशली टेक्नोलॉजी से जो उनकी ड्रजरी है वो कम हो सकेगी।
एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत ज़रूरी है और इन सब मुद्दों पे अच्छी चर्चा हुई है। इंदौर में कार्य समूह की बैठक चल रही है, कृषि कार्य समूह की, और ये बैठक कई मायनों में बेहद खास भी है। कैमरामैन विजय के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, इंदौर। और कल से मिनिस्ट्रियल मीटिंग की शुरुआत होगी और इस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से परिचय करा दें, हमारे साथ सिराज हुसैन साहब जो कि पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। श्वेता सैनी, फाउंडर और CEO आर्कस पॉलिसी रिसर्च, और प्रोफेसर अभिजीत दास, फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ इस प्रोग्राम में है। आप तीनों मेहमानों का फिर से धन्यवाद। हुसैन साहब, आपसे सवाल अब ये कि जिस तरह से हमने कहा कि भारत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और श्वेता जी ने जिक्र किया एल नीनो का, जिसका भी प्रभाव आना बाकी है। सब्सिडी का जो बर्डन है वो उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में और बढ़ सकता है। शायद वित्त मंत्री को अलग से प्रावधान करना पड़े फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के। पूरी दुनिया में गैस की जो समस्या है, आप देख रहे हैं कि आपूर्ति को लेकर के बहुत सारी समस्या अभी भी बनी हुई है। ऐसे में ये चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है और क्या आपको लगता है कि समाधान निकट भविष्य में है? देखिए, ये बात सही है कि जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनी IPL ने पिछला टेंडर किया था तकरीबन 1 महीने पहले, तो हमें 935 से लेके $965 के बीच में 1 टन यूरिया के प्राइसेस आए थे। लेकिन अभी जो दूसरा टेंडर 1-2 दिन पहले हुआ है उसमें प्राइसेस गिर गए हैं और तकरीबन $450-500 के बीच में हैं। तो ये ग्लोबल प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता रहता है और मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी बहरहाल जितना बजटेड अमाउंट था उससे ज़्यादा होगी। लेकिन एक अहम बात यह है कि क्या गवर्नमेंट यूरिया के प्राइसेस को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में लाने के लिए तैयार है? जब ये सरकार बनी थी तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी रिफॉर्म गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर रिफॉर्म के एजेंडा में होगा, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं देखा है और कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट उसके लिए शायद तैयार नहीं है। तो अगर यूरिया के प्राइसेस इसी तरह बने रहेंगे तो फिर कोई और तरीका निकालना पड़ेगा यूरिया की सब्सिडी को कम करने के लिए। और मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि यूपी में ये कहा जा रहा है कि जिस किसान को यूरिया खरीदना है वो अपना आधार और जमीन के कागजात लेकर फर्टिलाइजर की दुकान में खुद जाएगा, अपने टेनेंट को नहीं भेज सकता है और उसको सिर्फ 2 बोरी यूरिया मिलेगा। तो अब हम यूरिया का प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और सब्सिडी का बर्डन बढ़ता जाएगा। तो फिर यही एक तरीका हो सकता है कि हम किसी तरह की राशनिंग लागू कर दें। राशनिंग तो खैर बहुत अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती सर, और हम देखना होगा कि क्या उस पर सरकार आगे बढ़ती है या नहीं। पर मुझे लगता है बहुत लिबरल पॉलिसी है इसको लेकर के और वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि जो भी डिमांड्स होगी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल जो दाम है किसानों के लिए उस पर बोझ तो नहीं आने दिया जाएगा। प्रोफेसर अभिजीत दास, समस्या है प्रोटेक्शनिज्म की, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। हर देश ये चाहता है कि उसके देश के किसान सुरक्षित रहें, उनकी जनता के पास पूरी खाद्य सुरक्षा हो। ऐसे में जो ये प्रोटेक्शनिज्म है उसका कोई सलूशन ये ब्रिक्स की वर्किंग या मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कुछ आपको दिखाई दे सकता है कि कैसे सभी के साझा हितों को हम ध्यान में रखें, ट्रेड भी प्रभावित ना हो और खाद्य सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ब्रिक्स देशों में कृषि क्षेत्र में काफी उत्पादन होता है, लेकिन यदि हम देखेंगे तो उनके बीच में आपस में व्यापार उतना नहीं है जी। तो व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। और एक जो अहम मुद्दा जिस पे बातचीत हो सकती है इंदौर में, वो ये है कि जो अलग अलग देश अपने गुणवत्ता के जो मापदंड अपनाते हैं या फूड सेफ्टी के जो मानक अपनाते हैं, क्या उनमें कुछ तालमेल समन्वय लाया जा सकता है? यदि उसके तरफ कुछ कदम उठाए जाते हैं तब यह बहुत बड़ी पहल होगी और इससे उम्मीद की जा सकती है कि व्यापार आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ेगा। यह ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन इस प्रोसेस की शुरुआत हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंदौर वाले मीटिंग में होगी। श्वेता जी, वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रिक्स के देश आपस में शेयर कर सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी संभावना है कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से साझा करते हुए नज़र आ सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये माहौल है कि जब लोग शेयरिंग में विश्वास रखेंगे? मेरे हिसाब से यही माहौल होता है जब क्राइसिस होता है, कि जब एक कोलैबोरेशन की एक गर्ज पैदा होती है रादर देन कोई डिमांड पुल हो। ये पुश है हमारे पास, इसीलिए ये गर्ज तो है कि एक दूसरे से सीखना चाहिए
एंड दूसरी चीज, हम सबको ऐसा लगता है कि भारत ऐसा देश है जिसे इन देशों से सीखना है। आज की डेट में हमारे पास भी इतनी टेक्नोलॉजीज और नहीं है, इनोवेशंस बिल्कुल। हैं स्मॉल होल्डर लेवल पे, जो हम इन प्लेटफॉर्म्स पे इनके साथ साझा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बारी बारी बोल रहे हैं स्मॉल स्केल की बात है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं। जैसे हमारी बायो इकोनॉमी बढ़ रही है, सीबीजी की प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे पास फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहे हैं। ये बहुत ही लो हैंगिंग चीप मैन्योर का सब्स्टिट्यूट है, फर्टिलाइजर का नहीं है, बट सॉइल न्यूट्रिशन के लिए हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे माइक्रो इनोवेशंस हैं, जीवामृत जैसे। ऑफ कोर्स ये स्केल नहीं हुए हैं इतने, बट जब क्राइसिस आता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इनोवेशंस की जो हम इन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। हम लगातार कह रहे हैं, हम सिर्फ क्रॉप सोच रहे हैं, बहुत सारी इनोवेशंस इन देशों ने लाइफ स्टॉक के ऊपर करी है। इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी है, फिशरी एक्वाकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो ये आदान प्रदान के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें इंडिया भी बहुत सारी लर्निंग्स इन देशों के साथ साझा कर सकता है। ऑर्गेनिक उसमें से एक बिल्कुल है, यील्ड्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं, क्रॉप यील्ड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बट आई थिंक ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है क्राइसिस की, जब ये आदान प्रदान जरूर होगा। जी, सिराज हुसैन साहब, अब इस प्रोग्राम के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अंतिम सवाल आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसको हम कैसे और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं, कैसे और ज़्यादा आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ें, जिससे कि जो खाद्य सुरक्षा की दिक्कतें भविष्य में आ सकती हैं, जैसे फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर की बात जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने की, हम क्या कुछ कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे जिससे कि हम और ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन हो सकता है और होना चाहिए वो है रिसर्च में इन्वेस्ट करना। क्योंकि जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज़ हैं और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो हम सबसे पहले रिसर्च करके उसको इस्टेब्लिश करें और फिर हम फार्मर्स तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज सचमुच उसी तरह डेवलप होता है जैसा कि रिसर्च स्टडीज बता रही हैं कि गेहूं की उत्पादकता 25 से 40% कम हो जाएगी, धान की उत्पादकता इसी प्रकार से कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह, तो हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज चाहिए और उसमें हम रिसर्च करें। अब देखिए, हमारी सोयाबीन की यील्ड 1 टन पर हेक्टेयर है, अर्जेंटीना ब्राजील में वो 3 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन उगाते हैं, हमारे यहाँ उसकी इजाज़त नहीं है। तो मैं कहूँगा, अगर कोई एक चीज़ है जो हमें करना चाहिए तो हमें अपनी यील्ड्स बढ़ानी चाहिए और हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, उनको कंजर्व करना चाहिए। जी, प्रोफेसर अभिजीत दास, भारत की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, आपका कुछ रिकमेंडेशन है उसमें सुधार करने के लिए, या फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं? हम लोग मूलतः सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहूंगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से, जो हमारा राइस का एक्सपोर्ट होता है। जी, सर्वविदित है कि राइस में पानी की बहुत इस्तेमाल होता है, जरूरत होती है। तो क्या हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर सकें जिसमें पानी का कम इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल, चावल और गन्ने से शिफ्ट करने की बात अगले 4-5 वर्षों में या 1 दशक में, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के एंगल से। श्वेता, लास्ट वर्ड आपके लिहाज से, आप जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर में हाथ आजमा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, भविष्य कैसा दिखता है आपको एग्री बिजनेस का, फूड प्रोसेसिंग का, एक्सपोर्ट्स का, और ओवरऑल ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो आई थिंक ये बहुत वाइब्रेंट समय है जहाँ पे पॉलिसीज, गवर्नेंस सिस्टम्स एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा मिलके काम कर रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगी, जो दोनों सीनियर्स मेरे ने कहा, सिराज सर ने कहा कि R&D में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोफेसर दास कह रहे हैं वी नीड टू गेट इनटू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इन दोनों की एक बीच की कड़ी है एक्सटेंशन सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे बीज है, KVKs के पास नॉलेज है, बट KVKs बाहर तक लेके जा नहीं रहे। सो अभी थोड़े सालों में जो एक चीज कमी की खल रही है वो ये है कि सरकार लगातार R&D और एक्सटेंशन सिस्टम का बजट कम कर रही है। अगर सरकार इसको रिवाइव करती है, उतनी वाइब्रेंसी सेक्टर में है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, सप्लाई चेन्स, कि ये सेक्टर रिवाइव कर जाएगा। तो ये एक बॉटलनेक है जो हम लगातार कह रहे हैं, R&D और एक्सटेंशन सिस्टम पे सरकार हैज टू कम बैक and start investing. Baki, I think there are unique opportunities, and BRICS like
प्लेटफॉर्म, एक वो अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सचेंज देते हैं जहाँ पे हम भी बहुत कुछ अब इनके पास लेके जा सकते हैं. सो यस, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस. बहुत बहुत धन्यवाद सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. प्रोफेसर अभिजीत दास जी, बहुत धन्यवाद. और श्वेता सैनी, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. तो स्पष्ट तौर पर जो भारत की कृषि है उसको और ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ब्रिक्स एक बहुत बड़ा मंच है. अध्यक्षता भारत के पास है. अलग अलग क्षेत्रों में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है. कल और परसों उस पर बैठक में चर्चा होनी है और शायद कुछ साझा बिंदु भी पूरी दुनिया के लिए निकल करके आए. फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही. पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. आप